हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं 2019 का सेट ए क्लास 12th बायोलॉजी। पिछले हमने 2018 तक के 2016, 17, 18 तक के हमने सेट सॉल्व कर लिए हैं और आपके लिए उनका जो है लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छे मार्क्स लाने के लिए 70+70 टारगेट के लिए आप इनसे तैयारी कीजिए और टू द पॉइंट आंसर लिखने के लिए आपके लिए ये इनका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन वुमेन्स। टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स में पूछा है तो 23 पेयर्स हैं और सेक्स क्रोमोसोम एक पेयर होता है, तो एक पेयर उसमें से माइनस कर दोगे तो 22 पेयर रह जाएंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सिलेक्टेंथ वाजे ये फिश है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ए डबल स्टैंडर्ड DNA हैज़ 20% साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन इन इट। बिल्कुल आसान है, इसको निकालना। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, सी साइटोसिन दे रखा है 20%। और हमें पता है किसी भी DNA में साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बाइंड होता है, तो जितने साइटोसिन DNA में होते हैं उतने ही ग्वानिन मिलेंगे। तो ग्वानिन और साइटोसिन के जो है परसेंटेज बराबर हो जाएगी। सी 20% है तो जी भी 20% हो जाएगा। फिर ये दोनों मिला के कितने परसेंट हो गए, जी और सी 40% हो गए। अब बच गया 60%। 60% पे अब हमारे दो ही नाइट्रोजन बेसिस हैं, वो हैं एडिनाइन और थाइमिन। तो उन दोनों का जो जोड़ होगा वो 60% होगा। अब हमें ये पता है एडिनाइन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ती है, तो जितना एडिनाइन परसेंटेज होगा उतना ही थाइमिन होगा। तो एडिनाइन 30% और थाइमिन भी 30%। इसलिए आप इस कैसा भी इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाइए, बिल्कुल ईजी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक दे रखा है तो आप सबकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इस जो हमारा पूछा गया है थाइमिन की पूछी गई, तो थाइमिन की हमारी 30% आ जाएगी, तो इसका आंसर है 30%। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी जीन्स आर प्रेजेंट इन वुमेन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम में कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें 231 प्रेजेंट होते हैं, तो ए ऑप्शन सही आंसर है। विच इज़ द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन, लिम्फ नोड, रिपेयर स्पेसिस, कोई भी नहीं है। बोन मैरो और थाइमोसिन उसका जो है वो होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये सभी जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो ये नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तंबाकू के नेम द निमेटोड विच इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। कौन सा है वो निमेटोड, वो है मिलोडेगाइनी इनकोग्निशिया। स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु कोएंड द टर्म लिंकेज। तो टर्म लिंकेज किसने कोइन की थी, थॉमस हंट मॉर्गन ने की थी। वेयर वाज द वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002। कहाँ पर हुई थी, 2002 में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। व्हाट इज़ एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। तो यहाँ ये पिस्टिल से संबंधित है। अगर पिस्टिल एक है तो वो फ्री होना ही है, लेकिन जब मोर देन 1 पिस्टिल हो जाते हैं तो वो फ्री फॉर्म में मिलेंगे और फ्यूज फॉर्म मिलेंगे। जब मोर देन 1 पिस्टिल फ्री फॉर्म में है तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं। अगर और मोर देन 1 पिस्टिल है तो अगर वो फ्यूज फॉर्म में है तो सिनकार्पस, सिन माने फ्यूज होना होता है, तो सिनकार्पस बोल देंगे। डेफिनेशन ऊपर दे रखी हैं। व्हेन देयर आर मोर देन 1 पिस्टिल एंड दे मे बी फ्यूज टुगेदर कॉल्ड सिनकार्पस। एग्जाम्पल पेपर होता है इसमें। एपोकार्पस जो है व्हेन देयर आर मोर देन 1 पिस्टिल एंड दे आर फ्री आर कॉल्ड एपोकार्पस। माइशेलिया एग्जाम्पल है इसका। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज जीनोगेमी। जीनोगेमी है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यानी डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पे जो है ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स, वो बोलेंगे जीनोगेमी। विच इज़ द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन। अगला देखिए, नेम द प्लांट फ्रॉम विच कोकेन इज ऑब्टेन्ड। कोकेन किससे मिलते हैं, कोका प्लांट होता है, उसका नाम है राइथ्रोजाइलम कोका। राइथ्रोजाइलम कोका से हमें कोकेन मिलेगा। नेम कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया के 2 कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, दूसरा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ये दोनों ही क्या करते हैं, निमोनिया कोज करते हैं। तो और ये जो अगला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ MOAT, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन प्लांट्स, ये नहीं है हमारे सिलेबस में। अगला देख लेते हैं, वाई आर द स्मॉल एनिमल्स रियरली फाउंड, ये भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है।
उससे अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब पूछा गया है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में प्रोड्यूस करने में क्या है। तो यहाँ माइक्रोब्स आर एसेंशियल फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। हम बहुत से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं माइक्रोब से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, और उनका कुछ ना कुछ रोल होता है बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में। तो एक दो एग्जांपल दिए हमने यहाँ पर। पहला एग्जांपल है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ये एक फंगस से प्रोड्यूस होता है जिस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। प्रोड्यूस होता साइक्लोस्पोरिन एक प्रोड्यूस करता है, एक फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस कर देगा और ये इसको हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, जिस पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो वहाँ पर साइक्लोस्पोरिन ए को यूज़ किया जाता है। दूसरा एग्जांपल है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बनाते हैं इससे। ये भी एक फंगस है ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस, ये प्रोड्यूस करता है स्टेटिन को, और स्टेटिन को हम यूज़ करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह। इट एक्ट्स बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस। ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम के साथ कंपटीशन करेगा और उसके साथ ये खुद आ जाएगा, तो एंजाइम नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो अपने आप जो है कोलेस्ट्रॉल का जो है लेवल लो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। राइट डाउन द रोल ऑफ बैकुलोवायरस इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल। बैकुलोवायरस का क्या कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल पूछा है। बैकुलोवायरस होते क्या हैं, पैथोजेंस होते हैं जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स को। इंसेक्ट पे भी अटैक कर देंगे और आर्थ्रोपोड्स पे भी कर देते हैं। बहुत से जो बैकुलोवायरस होते हैं उनको बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। द जीनस, कौन से जीनस वालों को यूज़ करते हैं, न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस। ये एक नंबर में पूछ सकते हैं कौन से जीनस का इस्तेमाल करेंगे, तो अच्छे से याद कर लेना। न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस का जो है हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में करते हैं। ये जो होते हैं इस जीनस वाले जो होते हैं ये वायरस होते हैं, ये एक्सीलेंट कैंडिडेट होते हैं फॉर स्पेसिफिक, यानी ये स्पेसिफिक होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक को अटैक नहीं करते। एक जो स्पेसिफिक स्पीसीज़ है उसी पे अटैक करेंगे। नैरो स्पेक्ट्रम होता है इनका। इंसेक्टिसाइडल इंसेक्ट को मार देते हैं, मारने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता ऑन प्लांट्स पे, मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिश पे, इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट पे भी इनका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। दिस इज़ स्पेशली डिज़ायरेबल। इनको कब इस्तेमाल करते हैं, जब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व, जब हम बेनिफिशियल इंसेक्ट को बताना हो और जो खतरनाक इंसेक्ट है, हार्मफुल इंसेक्ट है, उसको मारना हो, तब इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता रहे। और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज़ बीइंग ट्रीट, कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया उसको ट्रीट किया जा रहा हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैकुलोवायरस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैगिंग टेक्निक, हाउ इज़ इट यूजफुल इन ए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। बैगिंग क्या होता है, कवरिंग ऑफ इमेस्कुलेटिव फ्लावर्स। इमेस्कुलेटिव फ्लावर को हम यानी उसको उसमें से एंथर हमने मेच्योर होने से पहले उस एंथर को कट कर दिया है, तो अब वहाँ क्या करना है, कवर करना है उस फ्लावर्स को विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज, यानी उस फूल का खुद के तो एंथर जो है रिमूव कर दिए हैं और बाहर से कोई एंथर उसके ऊपर आकर जर्मिनेट ना कर जाएं, इसलिए उसको हमने स्टिग्मा को जो है ढकना, उस फूल को ढकना है अच्छे से। जनरली मेड अप ऑफ बटर, जो बैग बनाएंगे ढकने के लिए जो बैग होता है वो बटर पेपर का बना होता है। इट प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा, ये क्या करता है, कंटेमिनेशन को रोक देता है स्टिग्मा के विद अनवांटेड पोलन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। अब इसका यूज़ क्या है प्लांट ब्रीडिंग में, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़। कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। बाय क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन जनरा टू कंबाइन डिज़ायरेबल करेक्टर्स। दो प्लांट्स के डिज़ायर करेक्टर एक में आने करने के लिए हमें ये प्रोसेस किया जाता है। इट मेक्स श्योर दैट, इससे क्या निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है कि ओनली द डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशंस। जो हम चाहते हैं उन्हीं पोलन ग्रेन का यूज़ करेंगे जिसमें डिज़ायर्ड करेक्टर होते हैं, उसी का पोलिनेशन करवाएंगे। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन। इस तरह से वो अनवांटेड पोलन से प्रोटेक्ट रहती है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एक्सोन्यूक्लियस एंड द एंडोन्यूक्लियस। इन एंडोन्यूक्लियस तो जो डीएनए को कट करते हैं किसी स्पेसिफिक साइड से, देखो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, एंड से डीएनए को कट करेगा एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मेक्स द कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, और एंडोन्यूक्लियस जो होता है बीच में से कट करेगा
और एक्सोन्यूक्लियस एंड से करेगा। ये हो गया इनका। वाई डज द बीटी टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस इट बट किल्स द इंसेक्ट दैट इंजेस्ट इट। भाई वो जो बीटी टॉक्सिन है वो खुद को क्यों नहीं मारता, जिसमें वो बनता है, दूसरे इंसेक्ट को क्यों मारता है, जो इसको इंजेस्ट करता है उसको क्यों मारता है। ये देखिए दे रखा है इसमें। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो होता है एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। बट व्हेन इंसेक्ट इंजेस्ट इनएक्टिव टॉक्सिन, लेकिन जब दूसरा इंसेक्ट इसको इंजेस्ट कर लेता है इनएक्टिव टॉक्सिन को, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म। कन्वर्ट होने उसमें जाने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसको सुटेबल कंडीशन मिल जाती हैं, यानी अल्केलाइन पीएच मिल जाता है गट में। और वहाँ पर वो क्रिस्टल, उस अल्केलाइन पीएच में वो जो क्रिस्टल हैं बीटी टॉक्सिन के, वो जो है वो सोल्यूबल भी हो जाते हैं। एक्टिवेटेड टॉक्सिन, अब टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया है। सेक्शन सी स्टार्ट है। सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें सभी क्वेश्चन 3 अंक के हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन, व्हाट आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट इट। सिर्फ हमें यहाँ पर डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिखनी है और फैक्टर लिखने हैं। यहाँ देखिए पूरा प्रोसीजर दे रखा है, सिर्फ हम यहाँ डिकम्पोजिशन की देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेट्रिटस इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी जो डेट्रिटस का ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक डाउन करना। और कौन करेगा ये, बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म में इंसेक्ट ये करेंगे। फिर इसका फैक्टर फैक्टिंग लिख देना। ये प्रोसीजर स्टेज मत लिखना है इसकी, सिर्फ डेफिनेशन और ये फैक्टर फैक्टिंग। 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर है, ये क्या करेगा, जब वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा, यानी ज़्यादा टेम्परेचर और मॉइस्ट नमी वाले, यानी बारिश वाले दिन ऐसे होते हैं जब ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है और नमी होती है, वो फेवर करता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस को। और जब लो टेम्परेचर हो और ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो वो भी डिकम्पोजिशन रेट को इनहिबिट कर देता है। फिर अगला है डिकम्पोजिशन इज लार्जली एंड ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है ये। तीसरा है हाई लिग्निन एंड काइटिन रिच डेट्रिटस, अगर जो डेट्रिटस उसमें लिग्निन और काइटिन ज़्यादा है तो वो डिकम्पोजिशन रेट कम हो जाएगी। अगर उसमें शुगर और नाइट्रोजन रिच जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा है, डेट्रिटस ज़्यादा है, तो उसका डिकम्पोजिशन फास्ट होएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 कैनोटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के 3 कैनोटेशंस थी, ये देख लेते हैं वो कौन सी हैं। ये हैं स्पेशल क्रिएशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। अब ये जो आज हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं, ये थ्योरी ये कहती है कि पीछे भी ऐसे ये सेम ऐसे ही थे, कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कह रहे हैं द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर आल्सो। अब ये कह रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है यानी जितनी संख्या है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो पहले भी इतनी थी और आज भी इतनी है और आगे फ्यूचर में भी इतनी रहेगी। थर्ड पॉइंट है अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने बताया कि अर्थ क्या है, 4000 ईयर्स ओल्ड है, ये बात बताई है इन्होंने स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी ने। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। देखो यहाँ दे रखा है ये कैसे क्या है, उसमें कितनी बायोडाइवर्सिटी है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द अर्थ ऑन द अर्थ। बहुत ज़्यादा अमेजन जो है उसको लंग ऑफ प्लेनेट भी अर्थ का बोला जाता है, फेफड़े कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़े बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा फॉरेस्ट है, जंगल है, हरे पेड़ पौधे हैं और उनमें बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ है। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज प्लांट्स। 40,000 स्पीसीज़ की बात हो रही है, स्पीसीज़ की। तो प्लांट की 40,000 स्पीसीज से ज़्यादा हैं वहाँ पर। 3,000 जो हैं जो स्पीसीज़ हैं वो उसकी वो फिशेस की हैं। 1,300 बर्ड्स की हैं। 427 मैमल्स और एम्फीबियंस की हैं, दोनों के अलग अलग 427 हैं। 378 जो है रेप्टाइल्स की हैं और 1,25,000 से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स हैं। और बहुत से ऐसे हैं 2 मिलियन से भी ज़्यादा जो इंसेक्ट स्पीसीज़ हैं वो अभी इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आए और हमें डिस्कवर करे। तो ये अभी बहुत सी तो स्पीसीज़ डिस्कवर्ड ही नहीं हुई हैं, पता ही नहीं है ये है या नहीं है।
तो जो डिस्कवर्ड हुई हैं उनका डाटा है ये, तो डिस्कवर्ड का भी बहुत ज़्यादा डाटा है, और जो अनडिस्कवर्ड बचे हुए हैं वो भी इनसे भी ज़्यादा है। तो ये था जो अमेजोनियन फॉरेस्ट वहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं, ट्रॉपिकल अमेजन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में मिलती हैं। अगला है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स करते हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, ये भी देख लेते हैं। जब हम मॉडिफाई कर लेते हैं जेनेटिकली प्लांट्स को, तो एक तो उसका एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम हो जाता है, और जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं क्रॉप्स के अंदर, उनका हार्मफुल इफ़ेक्ट भी उनका रिडक्शन हो जाएगा, यूज़ नहीं करेंगे और वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो ये देखो, ये दो फायदे तो ये हो गए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो जाएगा, केमिकल और पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ भी कम हो जाएगा। और जो दूसरे फ़ायदे हैं वो देखिए, जो मेड क्रॉप्स जो हैं वो टॉलरेंट हो जाती हैं, यानी वो टॉलरेट कर पाती हैं, क्या क्या कर पाती हैं, ज़्यादा ठंड आ जाए, सूखा आ जाए, ड्रोट, साल्ट, हीट, इन सब कंडीशन को वो सहन कर लेती हैं, ऐसी हो जाती हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड्स पर उनकी डिपेंडेंस घट जाती है, और हेल्प टू रिड्यूस पेस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, यानी जो कटाई के बाद जो लॉस होते हैं वो भी घट जाते हैं। और मिनरल यूज़, प्लांट्स द्वारा जो सोयल से है मिनरल यूज़ करने की कैपेसिटी जो है, एबिलिटी बढ़ जाती है। इससे जो है उसकी सोयल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है गोल्डन राइस का, इसमें विटामिन ए की वैल्यू जो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये फ़ायदे हो जाते हैं अगर हम बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, यानी प्लांट हैं, तो ये सारे फ़ायदे हो जाएंगे उसमें। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स। कैनाबिनॉइड ड्रग्स का हमें डिस्क्राइब करना है। देखिए, कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स जो हैं ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं विच इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन में, हमारे ब्रेन में जो है कैनाबिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जब ये ड्रग्स लेते हैं तो वो वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाती है। और ये हमें कहाँ से मिलेगा, कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स? ये हमें इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट, गेटामिस टाइवा एक प्लांट है उसके इन्फ्लोरेसेंस से मिलेगा। द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन ऑफ द कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कम्बिनेशन। देखो, फ्लावर का टॉप, लीव्स, पत्ते, और उनका जो रेजिन है, इनको अलग अलग रेशो में यूज़ करेंगे। क्या क्या बनाएंगे फिर से? इससे मैरिजुआना बन जाएगा, हशीश, चरस, गांजा, सारी ऐसी चीज़ें बन जाएंगी कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स। दे आर टेकन बाय द इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय दीज ड्रग्स। इससे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है अफेक्ट हो जाता है। अगला देख लेते हैं क्या है, व्हाट आर द पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। देखिए, पॉइंट म्यूटेशन ऊपर दिखा रखा है। पॉइंट म्यूटेशन, इट इज़ ए चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन डीएनए। डीएनए के जो है, डीएनए का जो स्टैंड है उसमें एक बेस पेयर में चेंज आ जाना पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, यानी जहाँ से बेस ऐड होगा या डिलीट होगा वहाँ से उसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे सच म्यूटेशंस आर कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस। यहाँ म्यूटेशन आएगा, सच म्यूटेशंस आर कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस। अब अगला पूछा था इन्होंने, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? म्यूटेशन क्लोजिंग एजेंट्स कॉल्ड म्यूटाजेंस। फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट लाइट जो है म्यूटाजन है, ये म्यूटेशन कोज करती है डीएनए में। अगला है डिस्क्राइब द टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम। टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम में देखिए, टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन करवाना है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं इसको, आईवीएफ स्मॉल फॉर्म में। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। जैसे बॉडी के अंदर कंडीशन होती है फर्टिलाइजेशन के समय, वैसे ही बॉडी के बाहर कंडीशन मेंटेन करके फर्टिलाइजेशन करवाते हैं।
फिर इसमें फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, फिर एम्ब्रियो बनने के बाद उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन बार होगा। फर्टिलाइजेशन बार होने के बाद फिर जो जाइगोट या जो एम्ब्रियो बनेगा उसको बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो ये इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इन दिस मेथड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम ओवा फ्रॉम द वाइफ, ओवा वाइफ से लेंगे या कोई डोनर फीमेल है उससे ले लेंगे, स्पर्म भी ऐसे ही हस्बैंड से लेंगे या डोनर मेल से ले लेंगे। उनको दोनों के गैमेट लेके ओवा और स्पर्म को लेकर उससे फिर जाइगोट बनवाएंगे लेबोरेटरी के अंदर। फिर उस जाइगोट को और या अर्ली एम्ब्रियो को अप टू 8 ब्लास्टोमियर को तो हम डालेंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसको ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र बोल देंगे। और 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा 8 से 16 32 वाले उसको हम डाल देंगे यूट्रस के अंदर, उसको बोलेंगे इंट्रा यूट्रन ट्रांसफर्स। और आगे वहाँ पर यूट्रस के अंदर या तो वहाँ पर आगे उनकी डेवलपमेंट हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। हमारा अब जो है सेक्शन D स्टार्ट हो गया है। इसमें सभी क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, व्हाट इज़ नॉइज़ वाला। अगला देख लेते हैं। ये भी ओजोन वाला भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अब है 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डिटेल। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हमने डिटेल में बताना है। 5 नंबर। इसके इंटरनल चॉइस में क्या दे रखा है, DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके फीचर्स दे रखे हैं। तो देखते हैं पहले, जो भी आपको अच्छे से आता है वही क्वेश्चन करना है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ए सेगमेंट ऑफ DNA। एक वो सेगमेंट होता है DNA का जो ट्रांसक्राइब कर जाता है RNA, जिससे RNA बनेगा। एंड इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर जीन्स। एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम इसका। ये स्ट्रक्चर है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। देखिए 2 स्ट्रैंड दिखा रखे हैं। ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, एक थोड़ी हुई ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। तो जो ब्लू वाली लाइन है जो 3:5 डैश है, 3:2 की तरफ प्रोमोटर है, ट्रांसक्रिप्शन साइट होती है। यहाँ पर आके RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। बीच में स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है। लास्ट में टर्मिनेटर होता है जहाँ पर इसका टर्मिनेशन हो जाएगा। नीचे वाला जो स्ट्रैंड होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है और ऊपर वाला होता है 5:3 डैश जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है। 3:5 डैश जो है वो टर्मिनेटर स्ट्रैंड है। अब इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा क्या है। तो देखिए पहले जो दे रखा है प्रमोटर। प्रमोटर क्या है, जो शुरुआत में था 3 डैश एंड की तरफ था। दिस इज ए DNA सीक्वेंस लोकेटेड अपस्ट्रीम टुवर्ड्स द 5 डैश एंड ऑफ द 5 डैश एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, इन्होंने कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस दिया है। देखो प्रमोटर टेम्पलेट स्ट्रैंड के तो 3 डैश एंड पे है, लेकिन हम किसके रेफरेंस में भी लिखेंगे, जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो हमें कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस दे के बताना है कि कोडिंग स्ट्रैंड का 5 डैश एंड पे प्रमोटर है। ये अच्छे से ध्यान रखना है, किसका रेफरेंस देना है, कोडिंग स्ट्रैंड का। कोडिंग स्ट्रैंड के किस एंड पे है, 5 डैश एंड पे। वो स्ट्रक्चरल जीन से पहले है, इसलिए इसको अपस्ट्रीम बोला जाता है। स्ट्रक्चरल जीन के बाद जो होगा वो डाउन स्ट्रीम बोला जाएगा। तो ये थोड़े जो शब्द हैं आपको पता होने चाहिए, इसको अपस्ट्रीम क्यों बोल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम क्यों बोल रहे हैं। और यहाँ कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस देके हम 5 डैश एंड पे बोलेंगे। तो इस तरह से लिखना है आपको। तो प्रमोटर कहाँ पर है, दिस इज ए DNA सीक्वेंस लोकेटेड अपस्ट्रीम टुवर्ड्स द 5 डैश एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। समझ में आ गया होगा आपका अपस्ट्रीम क्या है। कोडिंग स्ट्रैंड का 5 डैश एंड लिया है ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट फॉर द एंजाइम RNA पॉलीमरेज एंड डिटरमाइंस विच स्ट्रैंड विल बी ट्रांसक्राइब्ड। और फिर ये पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा। भाई जिस पे आके अटैच होगा, 2 स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है। जिससे जो ये आके अटैच होगा वो RNA पॉलीमरेज वो स्ट्रैंड जो है क्या है, वो ट्रांसक्राइब हो जाएगा। सेकेंड है स्ट्रक्चरल जीन, जो बीच में होता है। दिस इज द रीजन ऑफ द DNA दैट कंटेन द एक्चुअल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसमें वो एक्चुअल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि RNA बनने होते हैं, जैसे मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल RNA, तीनों तरह के RNA बनेंगे। ये दोनों के बीच में होता है, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में होता है। लास्ट में जो थर्ड है टर्मिनेटर है। सीक्वेंस इज लोकेटेड डाउन स्ट्रीम, जैसे मैंने तो आपको डाउन स्ट्रीम समझा दिया। स्ट्रक्चरल जीन के बाद जो होगा वो डाउन स्ट्रीम होगा। और 3 डैश एंड और किसको रेफरेंस लेना है, कोडिंग स्ट्रैंड का। कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डैश एंड पे जो होगा वो टर्मिनेटर होगा।
इट सिग्नल्स द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। जैसे टर्मिनेटर नाम है टर्मिनेट करना, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। कोजिंग द आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप, और आरएनए पॉलीमरेज अपना काम रोक देगा, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। रिलीज एंड द न्यूली सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड, और यहाँ से वो रिलीज हो जाएगा जो आरएनए बना है। द टू स्ट्रैंड्स विद इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैव स्पेसिफिक रोल्स। दो स्ट्रैंड्स के दो स्पेसिफिक रोल होते हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है। दिस स्ट्रैंड हैज़ द, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी पोलरिटी 3:5 है। देखिए मैंने बताया था, ये ब्लू वाली लाइन है 3:5, टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखा हुआ है। ग्रीन वाली जो है 5:3 एंड है। ये टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस, यानी कि जो नया आरएनए बनेगा उसके लिए ये टेम्पलेट का काम करेगा। इस टेम्पलेट से नया आरएनए बनेगा। द आरएनए पॉलीमरेज रीड्स दिस स्ट्रैंड, यानी कि जब वो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड होगा तो इस टेम्पलेट के साथ बाइंड होकर नया आरएनए बनाएगा, ये ध्यान रखना है। उससे तो दूसरा, क्योंकि डीएनए के दो स्ट्रैंड होंगे, दोनों से तो आरएनए बनेगा नहीं। जिससे आरएनए बनेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, जिससे नहीं बनेगा वो कोडिंग स्ट्रैंड होगा। दिस स्ट्रैंड हैज़ द पोलरिटी 5:3। इट्स सीक्वेंस इज आइडेंटिकल। था इसका जो सीक्वेंस हो गया वो नया आरएनए जो बन रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड से उसके सीक्वेंस से मिलता जुलता होगा। बस फ़र्क क्या होगा, क्योंकि डीएनए में तो थायमिन होता है, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, यहाँ इसलिए टी की जगह यू आ जाएगा। देखो थोड़ा सा मैंने एग्जांपल बता भी रखा है। रेड वाला जो है ये डीएनए का स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसका आरएनए बनना है, कोडिंग स्ट्रैंड तो जो है कोडिंग है ही। तो देखो GCAT आ गया है। तो ये देखिए क्या स्ट्रैंड बनेगा, ए का बनेगा यू, टी का तो ए है ही, जी का जो है यानी टी की जगह यू आ गया, टी की जगह ए, जी की जगह सी की जगह जी। जो ये कोडिंग स्टैंड है इसको देखना बिल्कुल इस जैसा ही है, बस टी की जगह यू आया हुआ है। क्या आया हुआ है, टी की जगह यू आया हुआ है, वो बिल्कुल सेम है। तो टेम्पलेट स्टैंड से ये ग्रीन वाला स्टैंड बनेगा, आरएनए स्टैंड। और ये रेड वाले जो है दोनों डीएनए के स्टैंड है। जिस स्टैंड से आरएनए बन रहा है वो टेम्पलेट स्टैंड है, और टेम्पलेट स्टैंड से ए का यू, टी का ए, जी का सी का जी, ए का यू, इस तरह से बन जाएगा। तो क्या अंतर आ गया इसमें, बस यू का अंतर आया है, टी की जगह क्या आ गया है, यू आ गया है। ये हो गया हमारा आरएनए स्ट्रैंड्स, और बिल्कुल सेम है, बस यू का ही अंतर है। यानी डीएनए स्ट्रैंड में तो थायमीन है और उसमें आरएनए स्ट्रैंड में यूरेसिल आ जाएगा। कोडिंग स्ट्रैंड से बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का ही कम्प्लीमेंट्री है, और टेम्पलेट जो कम्प्लीमेंट्री बनाएगा यानी कोडिंग स्ट्रैंड्स का यूँ का यूँ ये सीक्वेंस आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस में आप डीएनए का स्ट्रक्चर कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देख लेते हैं। सैलेंट फीचर पूछे गए हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के। पहला है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। इसका भी थोड़ा एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखा रखी हैं, ये ऊपर अलग से खोल कर दिखा रखा है, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखा रखे हैं। इस तरह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एक और स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये देखिए हेलिकल स्ट्रक्चर दिखा रखा है। फॉस्फेट शुगर की बैकबोन दिखा रखी है। बीच में ये देखिए ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, थायमिन एडेनाइन से 2 से जुड़ा है। ये बीच में इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें ये वाला, इसको थोड़ा खोल के आगे दिखाया गया इस वाले स्ट्रक्चर को। ये इसमें एडेनाइन थायमिन उनको ऐसे करके दिखा दिया, ग्वानिन साइटोसिन को ऐसे करके दिखा दिया। तो इट इज़ मेड अप 2 न्यूक्लियोटाइड चेन से बना है, जहाँ पर बैकबोन जो होती है शुगर फॉस्फेट की होती है, और जो बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दो चेन है वो एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है। एक चेन का अगर 3-5 है तो दूसरी का 5:3 हो जाएगा। जो बेस है 2 स्ट्रैंड्स में वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और तभी बेस पेयर बनेगा। एडेनाइन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है थायमिन के साथ, और अपोजिट स्ट्रैंड पे, और वाइस वर्सा। इसी तरह ग्वाइनिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा साइटोसिन के साथ, और हमेशा प्यूरिन
पायरिमिडीन के साथ ही जुड़ती है, हमेशा ये ध्यान रखना है, क्योंकि उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस को मेंटेन करना है। ये क्वेश्चन भी आया था भी वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस को कैसे मेंटेन करता है। तो इसमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस तभी मेंटेन होगा जब एक स्ट्रैंड में प्यूरिन होगा और दूसरे स्ट्रैंड में पायरिमिडीन होगा, तभी ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन होगा। फोर्थ पॉइंट है द टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। जैसे हमने देखा हेलिकल स्ट्रक्चर है तो राइट हैंडेड फैशन में है। इसकी जो पिच होती है वो 3.4 नैनोमीटर होगी। एंड रफली 10 बेस पेयर, हर एक उसमें टर्न में जो है 10 बेस पेयर्स होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन ए हेलिक्स, तो 10 बेस पेयर हो गए तो हर एक उसके बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स कन्फर स्टेबिलिटी। ये दूसरी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टेबिलिटी करती है और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, ये भी उसके स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर को। तो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्रा ए वेल लेबल सेक्शनल व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डायग्राम देखिए, थोड़ा सा मैंने ये रेड लाइन से सर्कल करने की कोशिश की है ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये सर्कुलर होता है सारा। सर्कुलर बीच में ल्यूमन हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ ये जो हम इसको ऐसे सर्कल में करेंगे तो ये सारे जो पोर्शन ही हमने दिखा रखा है ये वाला, ये ऐसे होगा तो बीच में ल्यूमन होता है जहाँ पर ये स्पर्म जो है रिलीज होते हैं। तो ये ध्यान से देख लीजिए, सेक्शनल व्यू है। सबसे जो बाहर ये दिखा रखा है इंटरस्टिशियल स्पेस दिखा रखा है। इंटरस्टिशियल स्पेस में इसमें लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल होती हैं और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। उसके अंदर है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम दो तरह की सेल होती हैं, एक तो जर्म सेल हो गई और दूसरी सर्टोली सेल हो गई। तो जो जर्म सेल्स हैं उससे क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। देखिए जर्म सेल में इनमें म्यूटिक डिवीजन होती है, इनका साइज बड़ा हो गया, प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte में जो है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होएगा तो सेकेंडरी म्यूटिक स्पर्मेटोसाइट बन गया। सेकेंड स्पर्मेटोसाइट में दूसरी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड से फिर जो है डिफ्रेंशिएशन हो कर वो स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस होएगा। तो ये सर्टोली सेल इसको जो है जर्म सेल्स को है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। लिडिक सेल जो है ये जो है उसमें हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। आप देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस की। स्ट्रक्चर है पहला जर्मिनल एपिथेलियम है, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी जो लाइनिंग होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं। इसके दो तरह की सेल होती है, मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। जो मेल जर्म सेल्स हैं वो उसमें म्यूटेटिक डिवीजन होकर वो स्पर्म बना देती है। सर्टोली सेल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल्स के और स्पर्म को भी। ल्यूमन जो होता है सेंट्रल कैविटी में होता है, वहाँ पर जो है स्पर्म्स रिलीज होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, वहाँ पर वो रीजन है जहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर कॉल्ड, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर का जो रीजन होता है उसको इंटरस्टिशियल सेल स्पेस बोलते हैं। इसमें कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं और लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। ये सेल्स जो क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं और सिंथेसाइज करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, जिनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना देना। तो ये जो हमारा जो है आज का ये 2019 का सेट कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करते हैं आपको ये सब आपके बहुत काम आएगा। आपको वीडियो जो है अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आइकन बटन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और कल फिर मिलते हैं हम 2019 का सेट भी लेकर, और तब तक के लिए तैयारी करते रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।